इतना बवाल क्यों हो रहा है पृथ्वीराज चौहान के बयान पर? आप लोग थोड़ा हैरान होंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बवाल क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्या कह दिया, या कहिए ऐसा नया क्या कह दिया कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, ऐसा नया क्या कह दिया कि मतलब देश में एक ही मुद्दा रह गया है, बवाल मचा हुआ है साहब। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, जब हम लोग इस तरह की खबरें सुनते हैं तो अब बदल गई हैं चीजें। अब क्या हो गया, अगर कोई कांग्रेस का नेता सवाल उठाए तो वो खबर नहीं होती है। अगर कांग्रेस का कोई नेता सेना पर सवाल उठाता है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है, तो वो खबर नहीं है, या वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो बड़ी खबर अब नहीं होती है, वो रोज का है। मतलब कोई कांग्रेस का नेता सेना के पराक्रम को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर देता है तो वो खबर होती है। अब समझ रहे हैं आप? तो इतना बवाल, मतलब पृथ्वीराज चौहान को पाकिस्तान का प्रवक्ता बताया जाने लगा। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि तो मुनीर का गुणगान कर रहे हैं साहब, मुनीर के फैन बन गए हैं पृथ्वीराज चौहान, ये कह रही है बीजेपी के नेता। पाकिस्तान भी उनके बयान पर तालियां पीट रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने तो सिर्फ यही कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारतीय सेना बुरी तरह से हार गई थी, हमारी सेना हार गई, पहले ही दिन हार गई, पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह से जमीन पर ला दिया। तो इतनी हैरानी क्यों कांग्रेस के किसी नेता के ऐसे वक्तव्य पर? अब हैरानी होती है क्या, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। होती है हैरानी? हाय तौबा मची हुई है। मेरी नजर में साहब, नेता जो बात कहता है, आपका कोई लीडर है, वही आगे उसी लाइन को टोक किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने वही कहा जिसके लिए कांग्रेस के नेता अक्सर पाकिस्तान में हीरो बन जाते हैं, हेडलाइन में आते हैं। मैं बताता हूं कैसे। यहां तो पृथ्वीराज चौहान साहब की बात हो रही है। अब राहुल गांधी से बड़ा तो कोई नेता नहीं है ना कांग्रेस पार्टी में, कोई है तो बताइए। पद के हिसाब से खड़गे जी हो सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वैसे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, उत्तराधिकारी। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सेना को कमजोर बताते हुए कहा था कि चीन के सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए साहब, फिर क्यों हैरान होना। राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, पिटाई हो रही है। आप जानते हैं इस बयान पर हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, साहब कि बोलने की ना आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं, सेना का अपमान नहीं किया जा सकता। यह हाईकोर्ट ने कहा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, वहां पर भी जो है फटकार लगाई गई थी। इससे पहले 2016 में कांग्रेस के कई नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताया। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सेना का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, कहां हमारा, कौन सा हमारा, से पेड़ तो गिरा के आ गई हमारी सेना, सबूत दो। तो फिर क्यों हैरान हो रहे हैं प्रभु? क्या कह दिया पृथ्वीराज चौहान ने, इतना बड़ा, इतना बवाल मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कह रही है गद्दार हैं, ट्रिजन है, ये गद्दारी है, देश से देशद्रोह कर दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय सेना को नीचा दिखाते हुए कहा है कि 7 मई को भारत पहले दिन ही उधार गया था। आज जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा तो मुझे वो एक मेन्यू बड़ा वायरल हुआ था, आपको याद है? एक वो मेन्यू था जिसमें, हाँ मैं वो लेकर आया था, ये वो मेन्यू था। इसमें था रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी राड़ा मटन, भोलारी पनीर मेथी मलाई, सुक्कूर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा दाल मखनी, जकोकाबाद मेवा पुलाव, भावलपुर नान। ये सारी डिशेज हम लोगों ने टेस्ट नहीं कराई पृथ्वीराज चौहान जी को। इंडियन एयरफोर्स के मेन्यू में खा गए हम, पाकिस्तान को उड़ा दिया हम लोगों ने। इतना धोया, इतना मारा, इतने थप्पड़ मारे। पाकिस्तान ने, वो कह रहे हैं कि भारतीय विमानों को मार गिराया, हम लोग पहले ही दिन हार गए, भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से ग्राउंडेड, जमीन पर आ गई थी। देखिए अब तक क्या होता था, पहले मोदी पर टारगेट किया जाता था, मोदी सरेंडर, अब डायरेक्ट आर्मी पर अटैक्स हैं। फर्क समझिए, पहले आर्मी पर डायरेक्ट अटैक नहीं होते थे, पहले मोदी सरेंडर, मोदी ये, मोदी वो। ये पहली बार अब आर्मी पर डायरेक्ट अटैक्स की बात की जा रही है। मैं एक और चीज कहूंगा, ये बात कहने की कि पहले ही दिन हिंदुस्तान हार गया, ये तो मुनीर नहीं कह पाया आज तक। ये मुनीर के कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। जो बात पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पर जिस तरह दुश्मनों को ऊंचा और भारतीय सेना को नीचा दिखाने के आरोप लगते रहे हैं,
पृथ्वीराज चौहान ने, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ आरोपों को आगे बढ़ाया है। सवाल मेरी नजर में जो है वो है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत बड़ी है। अब सुनिए जो कह रहा हूं, मेरे लिए खबर पृथ्वीराज चौहान का बयान नहीं है, टाइमिंग। पृथ्वीराज चौहान ने ये 2 तस्वीरें देखिए, भारतीय सेना को नीचा दिखाने वाला बयान 16 दिसंबर विजय दिवस के दिन दिया। विजय दिवस, वो दिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे हमने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके भारतीय सेना ने, उसके पराक्रम ने 93,000 सैनिकों को 13 दिनों के अंदर अंदर बंदी बनाकर पाकिस्तानियों की इज्जत उतार दी थी। उसी दिन पृथ्वीराज चौहान ने पाकिस्तानी सेना के गुणगान और भारतीय सेना के खिलाफ ये राजनीतिक पत्थरबाजी के लिए उन्होंने उसी दिन को क्यों चुना, ये मैं समझूंगा। और सवाल ये भी कि साहब, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या पृथ्वीराज चौहान के बयान पर मौन क्यों है? या तो सहमति है, क्या इस बयान को गांधी फैमिली, मल्लिकार्जुन खड़गे का मौन समर्थन है? वैसे तो खड़गे जी खुद कह चुके हैं चिटपुट युद्ध हुआ था, चिटपुट अध्यक्ष हैं, ये भी सवाल है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने जो सबसे आपत्तिजनक बयान दिया वो ये कि भारत में ना ये 12 लाख सेना, 10 से 12 लाख क्या जरूरत है, इतने सैनिकों को किसी और काम में लगा देना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई सिर्फ हवाई हमलों और मिसाइलों तक सीमित रही। अब कांग्रेस के नेताओं को देश की सेना भी बोझ लगने लगी है क्या? सेना और सैनिकों को लेकर कांग्रेस की यही सोच है तो सत्ता में आने के बाद सेना को लेकर कांग्रेस के फैसले कैसे होंगे? सवाल यह कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को हारी हुई सेना बताने वाली कांग्रेस क्या अब सैनिकों को ही बोझ, अनुपयोगी, फालतू बताना चाहती है? एक बार ऐसा करते हैं, आपको बयान सुनाते हैं। पहले आप एक काम करिए, बयान सुनिए, पृथ्वीराज चौहान का वो बयान, फिर हम आगे की बात करेंगे। सुनाइए एक बार। आणि त्यामुळे मग एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, ये सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? आउट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, 1 मिनट में डिबेट शुरू करूं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, लेकिन एक बार अगर मैं रिक्वेस्ट करूं पीसीआर से, अपने प्रोड्यूसर से, कि वो 7 मई जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब पृथ्वीराज चौहान ने तारीफ करी थी। जी, आप हैरान हो जाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि शानदार काम, प्रिसीजन के साथ अटैक किया, पाकिस्तान को जवाब दिया। 7 मई, अब कह रहे हैं कि नहीं हम तो फेल हो गए थे। इस दौरान बीच में क्या हुआ था? राहुल ने कह दिया था हमने सरेंडर कर दिया है, तो नेता के दबाव में आकर क्या पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने रुख से यू टर्न ले लिया? हम सुना सकते हैं एक बार 7 मई वाला बयान? सुनाइए एक बार, सुनिए। और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अब प्रोपेगेंडा वॉर होगा, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, गलत सलत अफवाहें फैली जाएंगी। हम इस सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को कभी हावी न होने दिया जाए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई सारी झूठी खबरें फैलाने की आशंका है और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अब प्रोपेगेंडा वॉर होगा, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, गलत सलत अफवाहें फैली जाएंगी। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर निकुल पटेल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। निकुल भाई स्वागत आपका, रोहन भाई आपका स्वागत। शिवसेना यूबीटी से मुस्कुराता हुआ चेहरा हर बार की तरह किशोर तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल आज एक खास मेहमान हैं, जय हिंद जनरल बख्शी, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। जनरल बख्शी स्वागत आपका सर। और हमारे साथ मौलाना अंसार रज़ा साहब हैं, मौलाना अंसार रज़ा आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत जो है करूंगा एक बार रोहन गुप्ता से। रोहन भाई, आप लोग कह रहे हैं गद्दारी कर दी। एक शब्द मैं सुन रहा था कि ये देशद्रोह है, ट्रीजन है देश के साथ, गद्दारी है, कैसे? वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति है। भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, वो सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। अब सवाल पूछना देशद्रोह कब से हो गया रोहन गुप्ता? अमन भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और उसका मैं जवाब अभी देना चाहूंगा।
अभी आप गूगल पे डालिए इनके स्टेटमेंट के बारे में, आपको पाकिस्तान मीडिया के 3 स्टेटमेंट आएंगे और उसमें यह कहा जाता है कि इंडियन ऑपोजिशन, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इंडियन ऑपोजिशन एडमिट्स दैट यस इंडियन ऑपोजिशन एडमिट्स ऑपरेशन सिंदूर डिफीट, चौहान रिफ्यूज टू अपोलोजाइज। ये पाकिस्तान मीडिया के ऊपर हेडलाइन चल रही है और ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। आपने बिल्कुल सही बोला, उनको पाकिस्तानी चैनल पे उनको हीरो बनना है, वहीं ना कहीं उनको आईबॉल्स कैप्चर करना है। ये मानसिकता क्या है? और एक गलती हो तो ठीक है अमन भाई, आप अजय राय का वो स्टेटमेंट याद कीजिए, ये गद्दारी कैसे है, देशद्रोह कैसे है, मुझे ये समझाइए। मिर्ची टंगा के बिल्कुल गद्दारी। अगर आपका दुश्मन, आपके नेता, आपके जो नेता यहाँ के हैं उसके स्टेटमेंट पर मिसयूज करेंगे इंटरनेशनली, इससे बड़ा गद्दारी क्या होगा? आप पाकिस्तान जैसे दुश्मन, पाकिस्तान में हीरो बनना गद्दार होना है, मनोबल कमजोर करे, बिल्कुल है। आपके दुश्मन के अगर आप हीरो है तो गद्दारी हुए देश में, और क्या हुआ? अजय राय नींबू मिर्ची लटका के घूम रहे हैं राफेल पे, ये गद्दारी नहीं है तो क्या हुआ? जो सेना ने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश का सर फख्र से ऊपर किया, आप ये कहते हैं कि पहले दिन हमारी हार हुई? आपको शर्म नहीं आती? ये कोई पैटर्न नहीं है क्या? आप क्या समझ क्या रखा है? आप मोदी सरकार का विरोध करिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर इसमें आपको ये लाइसेंस किसने दे दिया कि आप सेना के ऊपर कमेंट करें? अभी राहुल गांधी जी ने बिहार में कहा कि सेना 10% ऑफ पॉपुलेशन ने कंट्रोल कर रखी है। अरे भैया, आप आपकी अपनी राजनीति को सेना से दूर रखो ना, क्या आपकी इतनी मजबूरी है? हर दूसरे दिन सेना पे स्टेटमेंट क्यों? आपको कोर्ट ने भी लताड़ा है कि भैया आप सेना का अपमान मत करिए, ये सब सेंसिटिव चीजें हैं, आपको समझ ही नहीं आते। कितने राफेल गिरा? सेना बोलती है कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने सामने से फोन करके हमको सीज फायर का रिक्वेस्ट किया, पूरी डिबेट उसके ऊपर आप कर रहे हैं। वापस पाकिस्तानी मीडिया आपको हीरो बना के दिखा रहा है। देखिए इंडियन ऑपोजिशन, पाकिस्तानी की आर्मी मुझे याद है बैठ के राहुल गांधी का स्टेटमेंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा, मुझे याद है, आप क्या बात कर रहे हैं अमन भाई? इससे बड़ी गद्दारी क्या है देश से? शाहबाज तो रो रहा था, मुझे याद है, वहां का प्रधानमंत्री, उसकी दाढ़ें इतनी तेज थी, उसकी रुदालियां, पूरा पाकिस्तान, वो रो रहा था, कह रहा था कि हम भारत पर सुबह 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद हमला करने वाले थे, उससे पहले भारत ने ब्रह्मोस मार दी। वहां का प्रधानमंत्री रो रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पहले ही दिन हार गए थे। निकुल भाई, कुछ जस्टिफिकेशन है इस बयान का? आपको लगता, फिर आप लोग कहते हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बयान आप ऐसे देते हैं, फिर कहते हैं वोट चोरी हो गई। प्रभु, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की जो भी सेना है, बराबर है, वो देश के लिए जो कार्य करती है वो हमेशा सम्माननीय है, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी हमने देखा किस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। और अभी इनिशियली हमने जो भी आप बोल रहे हैं उसको मैं इसलिए खारिज करना चाहता हूं कि कांग्रेस कतई ऐसा नहीं सोचता है कि देश की सेना को कोई तकलीफ है। सेकेंडली, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस ने सरकार को सपोर्ट किया, आई थिंक विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ था, लेकिन जिस तरह पूरा ऑपरेशन चला और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आए, तो उस पर अगर सवाल उठाना अगर देशद्रोह है तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हो सकती है। लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कोई भी अगर सवाल उठता है तो उसका जवाब या उसका जो भी हेल्दी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में निकुल भाई, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, मुनीर का गुणगान करना और अपनी आर्मी को टारगेट करना, ये अलाउड होना चाहिए? आपको लगता है अभिव्यक्ति की आजादी है? निकुल, डॉक्टर निकुल, आप ये मुद्दा दूसरी ओर ले जा रहे हैं, इसीलिए नहीं, मैं पृथ्वीराज चौहान की तरफ लेके जा रहा हूं, मैं कहीं और नहीं लेके जा रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान, आपका परसेप्शंस जो है या आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें आपको ये दिखाई दे रहा है। पृथ्वीराज चौहान, यही सही रहेगा। पृथ्वीराज चौहान नाम सुनाई दे रहा है ना? बीजेपी के नेता नहीं है सर। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, गांधी परिवार के करीबी, बहुत सीनियर लीडर, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री। उन्होंने कहा है कि हम तो पहले ही दिन हार गए थे और भारतीय सेना ग्राउंडेड हो गई थी, कोई प्रभावी ढंग से विमान ही नहीं भर सका, कोई बुरा हाल था मतलब हम लोगों का। ये ठीक है? आप ये सपोर्ट दिस स्टेटमेंट डॉक्टर पटेल? आई थिंक अनिल चौहान जी का 21 मई का स्टेटमेंट आपने सिंगापुर में कोर्ट देखा होगा शायद, कि उन्होंने कहा था कि मैं एक्नॉलेज करता हूं कि इनिशियली हमने कुछ लॉसेस किया था। तो क्या ये स्टेटमेंट को हम ये समझे तो इसका मतलब है हम पहले दिन पूरी तरह से पराजित हो गए थे? नहीं, इसका ये नहीं, मतलब आप दूसरी तरह ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं पृथ्वीराज चौहान, अगर नहीं, पृथ्वीराज चौहान वो कह रहे हैं हम पहले दिन पूरी तरह से पराजित हो गए थे। आपने एक बार जो पृथ्वीराज चौहान जी को ये भी बताया कि वो पूरी तरह सरकार को समर्पित थे, ये जो पूरा ऑपरेशन था उसको भी समर्पित थे।
लेकिन अगर कोई आधिकारिक रूप से बयान आता है और उस बयान के बाद अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उसको देशद्रोह कैसे माना जाता है? कैसे माना मुझे ये जाता है? ठीक समझना है, है जब पूरी मैं पैनल से। अभी क्या हो रहा है सर डॉक्टर पटेल, अब क्या होगा, अब पाकिस्तान इस बयान को आधार बनाकर अब भारत पर निशाना साधेगा। देखो तुम्हारे यहां के नेता कह रहे तुम तो हार गए थे, तुम ऐसे ही बोल रहे थे सिंदूर में हमको पीट दिया तुम लोगों ने, तुम्हारी वहां पर मेन, और वहां हेडलाइंस हैं इस वक्त, राहुल गांधी हीरो बन चुके हैं, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राहुल गांधी हीरो बन चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान हीरो बन चुके हैं वहां पर, और वो सबसे बड़े मैं आपका आंसर देता हूं। हाँ हाँ, मैं आपका उत्तर जनरल देता बख्शी हूं, उसके बाद आ आप रहा ये भी हूं। सुन लीजिए। अगर ये आपका परिप्रेक्ष्य है तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है ट्वीट पे कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाया, तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि नहीं, मोदी जी ने नहीं करवाया बंद, या आपको पाकिस्तान ने नहीं सीडीएस बोला पर भरोसा है पर अपने? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है सीडीएस कि पर व्यापार भरोसा होना है चाहिए, अपने? इसीलिए आपने बंद किया आपको अपने युद्ध। सीडीएस लेकिन पर आपको भरोसा है, accept करना आर्मी पर पड़ेगा। भरोसा है या नहीं है? अरे आपको ये भी एक्सेप्ट करना आपका पड़ेगा। अगर आप आपका सोर्स क्या है, मेरे को ये जानना है। परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, तो मैं आपका आपको सोर्स ये क्या है? दूसरा आपका पहलू बताता सोर्स हूं। डीजीआईएस मैं पीआर है, दूसरा पहलू मुनीर बताता है, हूं आपको। आपका मैं सोर्स दूसरा क्या है? पहलू बता रहा हूं आपको इस मुद्दे का, चर्चा का। नहीं, मैं यही पहलू समझना चाह रहा हूं ना कि मिलता नहीं, मैं क्या है। दूसरा पहलू भी जनरल बता रहा हूं ना, बख्शी, आपको जनरल उसको बख्शी, भी मैं एक consider काम करना करता हूं, चाहिए। मैं आप पॉलिटिकल एक ही बहस पहलू से ज्यादा दिखाना चाहेंगे तो दिक्कत नहीं, की मैं दो तो बात है निकालूंगा ना। एक ही पहलू। आपको दूसरी ओर भी देखना जब चाहिए। आपके नेता कहेंगे सेना की पिटाई होती है तो एक ही पहलू निकालूंगा ना। हम भी छोटा जवाब गलवान देना में चाहूंगा। चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ने वाली हमारी आपने भारतीय पहले सेना, बोला, गर्दन आपने तोड़ बोला- पराक्रम दिखाने वाली हमारी सेना, और राहुल गांधी कहते हैं हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही। अपना जनरल बख्शी, statement मुझे change एक चीज कर जानना है, एक मिनट रुक जाइए अपना सर, एक सवाल मिनट, change कर। एक मिनट। जनरल बख्शी को सुनना चाहता है पूरा देश, मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर बता पाएंगे। जनरल बख्शी, ये जो स्टेटमेंट है जो कांग्रेस की तरफ से बहुत सीनियर लीडर कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन पराजित हो गए थे, आधे घंटे की हवाई झड़प में हम पूरी तरह हार गए, और मेरे नजर में सर मैं चाहूंगा ये बयान दिया गया किस दिन? विजय दिवस, जिस दिन आपकी हमारी भारतीय सेना ने 13 दिनों के अंदर अंदर 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया। वो भारतीय सेना घुटनों पर आ गई। जनरल बख्शी, नहीं, देखिए, यही मैं कहता हूं, हर दिन की गरिमा होती है। यस, विजय दिवस वो दिन है जब हम अपने 3,864 ऑफिसर, जेसीओ, जवान, उनको याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उस युद्ध में। मैक्सिमम कैजुअलिटी आज तक जो हुई है किसी एक युद्ध में, उसमें हुई थी। उस दिन हम याद करते हैं किस तरह हमने पाकिस्तान के, हमारी सेना ने 2 टुकड़े किए थे। हम याद करते हैं किस तरह हमने एक बाहुबल के जोर पे नए देश का निर्माण करने में सहयोग दिया था। ठीक है, ऐसे दिन को चुन के कहना कि साहब हम ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन को पिट गए, मेरा सीधा सवाल है कि पहले दिन हमारी सेना का, हमारी वायु सेना का टारगेट क्या था? सिंपल थिंग, हमको टास्क दिया गया था 9 पाकिस्तान के कैंप हैं, टेरर कैंप, उनको उड़ा दो। यस, हमने 9 के 9 उड़ा दिए। पाकिस्तान की वायुसेना एक को नहीं बचा पाई, उड़ा दिए, परखच्चे उड़ा दिए, भावलपुर में, लाहौर मुरीदके में, सियालकोट में, शहरों के बीचम बीच ठोक दिए। क्या पाकिस्तान की वायुसेना एक भी टेरर कैंप को बचा पाई जो उसका टास्क था? आप दाएं बाएं का बकवास करें, नहीं साहब हमने तो 5, 6, 7 नहीं साहब, 8 रफाल मारे। साहब वो रफाल सब लोगों ने गिन लिए हैं, जबकि हमारी जॉइंट एयर एक्सरसाइज हुई थी फ्रांस के साथ, दूसरे देशों के साथ। Yes. जो भी आपने रफाल बोले थे कि ये नंबर के, टेल नंबर के रफाल गिर गए हैं, वो सब हमने फ्लाई करके दिखा दिए। ठीक है साहब, अब उसके बाद कहना कि नहीं साहब हम हार गए थे और वो जीत गए, ये तो बहुत भारी गलत प्रचार करना है, दुष्प्रचार करना है ना साहब। देखिए, बात क्यों पेचीदा हो जाती है कि आजकल के युद्ध में एक होता है बैटल ऑन द एयर, ग्राउंड, सी, यस, दूसरा होता है बैटल ऑफ द नैरेटिव। इंफॉर्मेशन ये वॉरफेयर। कहानी क्या बनी साहब? किसकी कहानी? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बैटल ऑफ नैरेटिव। Yes. आप उसमें आके पाकिस्तान के गुणगान शुरू कर दीजिए। जो पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि जो आपके डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल तिवारी ने कहा है। यस, ठीक है साहब।
आप मतलब गलत दुष्प्रचार करें, जो कि चाइना चाहता है कि उसके J-10C जहाज बिके, रफाल की जो है वो थू हो, ठीक है। तो वो बैठ के अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप ये नहीं सुन रहे कि आपके एयर चीफ एयर मार्शल क्या कह रहे हैं, डीजी एयर ऑप्स क्या कह रहे हैं, डीजीएमओ क्या मेरे कह को रहे ये हैं। जानना है। आप जी सर। प्राथमिकता दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा वो सत्य है। अब साहब ये आप मुझे बताइए क्या मैं ये जानना चाह रहा हूं जनरल बख्शी, मैं जनरल बख्शी, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं। एक और सवाल मुझे पता है, ये इंडियन आर्मी के लिए मतलब क्या ये जो कहा जाता है कि सेना का अपमान करना हो, ये कहना कि सेना तो पहले दिन ही हार गई, क्या ये सेना का अपमान है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? क्या ये ट्रिजन है? क्या ये गद्दारी की श्रेणी में आता है इस तरह का बयान? देखिए साहब, जिस दिन आपने चुन के कहा है, जिस दिन हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उस दिन उनको गाली गलौज करना आप मेरे ख्याल एक दिन आगे पीछे कर लेते, बात कुछ और होती। लेकिन उस दिन आपने चुन के, जबकि हम 3864 ऑफिसर JCO जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बिल्कुल विजय दिवस पे श्रद्धांजलि जाती है क्योंकि वो शहीद हुए थे, वो दिन चुन के आप भारतीय सेना की ऐसी तैसी करना शुरू करें कि साहब वो हार गए। अगर हम पहले दिन हार गए तो मुझे ये बताइए कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसे पिट गई? पाकिस्तान के 12 एयर बेसिस में से 11 कैसे ठोक दिए गए? प्लीज मेरे को ये एक्सप्लेन करिए। मेन्यू भी बताया, मुझे ये बड़ा एक्सप्लेन बढ़ करना चढ़ है, के मुझे बोल समझना रहे है, हैं। मुझे समझना है। मुझे प्लीज थोड़ा हाँ, ये मुझे भी थोड़ी, मेरी भी थोड़ी दिल में टीस है, मुझे भी जरा इसको निकाल लेने दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि साहब चीन के पास 13.5 लाख की फौज है, पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, हमारे पास 12 लाख की फौज है। हमको दोनों चीन और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से टक्कर लेनी है, ठीक है। आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, काटो सालों को, बेफालतू का थूक लगा रहे हैं भारत की सरकार को, भारत के लोगों को काट डालो। अरे साहब, आपने वो रजौरी पुंछ के इलाके से अपनी RR की फौज काटी थी, क्या हुआ? वहां पे टेररिस्ट आने शुरू हो गए, कितने एम्बुश हो गए, वो बस वाले मार डाले हमारे। अरे साहब, आप हर फोर्स लेवल सेट किया जाता है खतरा देखकर, थ्रेट क्या है, ठीक है ना साहब? कि मेरी मर्जी साहब, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि आपके 12 लाख है, काट दो। फालतू थूक लगा रहे हैं सरकार को, सरकार के राशन पाड़ रहे हैं। अबे राशन नहीं पाड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारे लिए जान दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज हम आप और बैठकर आजादी से इस तरह से बात कर पा रहे हैं तो उन्हीं वजह से जो अपने परिवार वालों को छोड़कर वहां अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। 13 दिन में 93,000 सैनिकों को घुटनों पर लाने वाली भारतीय सेना डर गई, घुटनों पर आ गई, सरेंडर कर दिया। मगर मेरे को यह समझना है, किशोर तिवारी, फिर मैं अंसार रजा भाई आपके पास आऊंगा। किशोर तिवारी, ये कोइंसिडेंस है कि मुनीर की भाषा और कांग्रेस के नेताओं की भाषा, मतलब कंटेक्स्ट सेम है। मुनीर भी कह रहा है भारत हार गया, भारत पराजित हो गया, भारत ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के ये नेता भी कह रहे हैं ये, और पहले भी कहा था कि भारतीय सेना की पिटाई हुई है गलवान में, ये कहा था, शब्द थे यही। तो ये भाषा एक कैसे, ये क्या कोइंसिडेंस है या आपको लगता है कि ये किसी वजह से बोला जाता है किशोर तिवारी साहब? और उसी वजह से आप लोगों ने गठबंधन तोड़ दिया शायद कांग्रेस पार्टी से, महाराष्ट्र में सिविक इलेक्शंस तोड़ दिया गठबंधन कांग्रेस से। देखो, स्थानीय चुनाव तो स्थानीय स्तर पे ही लड़े जाते, पर मैं जनरल बख्शी से के सेंटीमेंट की बहुत ही आदर करता हूं कि एक तो विजय दिन के दिन ये बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, दूसरी एक बात कर रहा हूं कि जनरल बख्शी जी, यार ट्रम्प नहीं कह रहे, ट्रम्प के पास इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इतनी रहती। हाँ, सीज फायर की भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक की थी, उन्होंने नहीं कहा, मुनीर ने नहीं कहा। और ये महाराष्ट्र का एक्स CM या पीओ में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे 10 साल तक, उन्होंने कह दिया। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं
हमारे सेना ने क्या शौर्य चर्चा होनी बताया। चाहिए तिवारी जी, क्या चर्चा होनी चाहिए? नहीं नहीं, क्या चर्चा होनी चाहिए? आप सपोर्ट कर देखो- रहे हैं कांग्रेस को इस स्टेटमेंट पर? आपको भी लगता है नहीं, सेना नहीं। ने सरेंडर कर दिया, सेना पहले दिन हार गई? अमन मुझे बोलने दो। अमन, मैं ये बात कर रहा हूं कि स्टेटमेंट अपने आप में किरकिरी बढ़ाने वाला तो लगता है कांग्रेस की, लेकिन किरकिरी या सही या गलत? सीधा पॉइंट ब्लैक एंड व्हाइट करिए, सही या गलत? अरे किरकिरी मैं विरकिरी बोलता छोड़िए, हूं, सही या गलत? नहीं नहीं, ये देखो, जनरल जीडी बख्शी के साथ में उस वक्त भी डिबेट में बहुत था कि जिस वक्त पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम। तिवारी जी जलेबी ना बनाइए, सीधा पॉइंट पर आइए। बयान सही या गलत? गलत। गलत। बस बात गलत। खत्म हो गई, बस बात खत्म हो गई। इसीलिए गठबंधन तोड़ा आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र मैं में। क्या बोलता हूँ, कांग्रेस में क्या हो गया हाँ, क्या हो कि गया? डेढ़ दो साल से राहुल गांधी इनको मिले नहीं है। राहुल गांधी इनको मिले नहीं है और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इनको कोई मोचता नहीं है, तो इन्होंने इनकी प्रेजेंस बताने के लिए स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन सिविक बहुत इलेक्शन बुरे आते हैं। महाराष्ट्र के चुनावों के चक्कर में बयान दिया है, ये आप कह रहे हैं? जो महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं उसी चक्कर में बयान दिया है? नहीं, आप श्री के लोग बैठे तो नेशनल पर्सपेक्टिव में भी चर्चा हो जाती है। अरे मुझे एक चीज एक्चुअली इग्नोर अंसार करना भाई, चाहिए, इग्नोर मुझे ना करना चाहिए। इग्नोर मुझे अंसार भाई मुझे एक चीज समझाइए। मैं बहुत नासमझ हूं इस मामले में प्रभु। चुनावों के संदर्भ में जब कहते हैं कि ये बयान दिया तो फायदा क्या होगा? इसका फायदा सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, जो पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगा उसको होगा। कोई भारतीय इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सारे भारतीय इस बयान की भर्त्सना करेंगे। इस बयान से भारत के चुनावों में कोई फायदा होगा क्या? पाकिस्तान के चुनावों में होगा, और उनको पाकिस्तान तो चुनाव लड़ना नहीं है। अंसार रजा भाई, मैं बताऊं क्या क्या फायदा होगा। अंसार रजा। अमन जी, सबसे पहले तो मेरे नाम के नीचे जो इस्लामी स्कॉलर लिख कर के आ रहा है उसको ख़त्म करवा करके गरीब नवाज फाउंडेशन करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, गरीब अब मैं नवाज आता हूं फाउंडेशन टॉपिक जी। पर। हाँ जी, सबसे पहले जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद की सेना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। असल मसला क्या है कि ये इतना हार चुके हैं 10 साल में कि हर चीज़ में इनको हार दिखाई देती है। अब इन्हें ये नहीं पता कि मुल्क से लड़ रहे हैं या बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ कभी कभी इन लोगों को हो जाता है। देखिए, मैं बहुत दूसरे मिजाज का आदमी हूँ। जब अपने मुल्क की बात आती है तो मैं अपने भारत के साथ खड़ा हूँ, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए तो चबवाए, और हम गिनेंगे नहीं कि कितने गिरे कितने मरे, ये हम गिनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हमें अपनी सेना पर नाज है। और जब ये हमने पृथ्वीराज जी का बयान सुना तो मुझे ख्याल आया कि हमारा एक मजलूम कैदी जो पाकिस्तान की कैद में है, उसकी बीवी को और उनकी माँ को, दोनों को जब मिलवाने के लिए भेजा गया था ना, तो पाकिस्तान उन हमारी 2 बहनों जो जादव जी की माँ और बीवी थी, उनकी जूतियों से डरने वाला मुल्क, के जूते बाहर उतरवा दिए थे कि कहीं ये जूते ना मारने लगे हमारी सेना को। वो हमारी सेना से मुकाबला करेगा यार, वो उससे हार जाएंगे हमारी सेना। जो मुल्क हमारी अंसार भाई, मैं बहनों की एक जूतियों ब्लंट से बात डर बोलूं, गया। मैं एक आज ब्लंट बात बोलता हूं, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को जी, बुरा बोलिए। लगे, और मैं आप ही से समझ रहा हूं क्योंकि आपकी बात पर जीडी बख्शी साहब ने भी तालियां बजाई हैं। मैं भी आपको नमन करता हूं, जो बात आपने बोली बहुत अद्भुत, बहुत शानदार। मुझे एक चीज बताइए, इसको जरा पोल खोलिए। ये लोग कहते हैं कि प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दी जाती है तुष्टीकरण के चक्कर में कि मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। बुरा मत मानिए, ये थॉट प्रोसेस है, गलत हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को ये सोच होती है कि अगर हम प्रो पाकिस्तान बोलेंगे तो हमको एक वर्ग का वोट मिल जाएगा। इनके मुंह पर तथ्यों का ऐसा तमाचा मारिए आज कि आज के बाद कोई पार्टी ये हिमाकत ना कर पाए और देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को पाकिस्तान से ना जोड़ पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं आपसे कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं उनसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते हमारे अंदर पाकिस्तान ढूंढना बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया। हमें मत तलाश करिए हमारे अंदर पाकिस्तान, हमें कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से। हमारी सेना कुचले, मारे, तबाह करे, कोई लेना देना नहीं है। और
जितना पाकिस्तान को तुम पीटोगे, जो पीटेगा हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। हम क्यों किसी पाकिस्तान को, मतलब अगर कोई आदमी पाकिस्तान के प्रो बोल देगा और हमारा मुसलमान जाकर के उसको वोट दे देगा, ये हिमाकत वाली बात करेगा कौन? बहुत बढ़िया, ये हिमाकत है, ये बेहुदापन है। ये डॉक्टर पटेल एक मिनट, ये हमें आप बदनाम कर रहे हो इस मुल्क में। इसीलिए बहुत अद्भुत बात आपने एक मिनट, की। ये हमें, हाँ बोलिए बोलिए, ये हमारे मजहब को, हमारी कौम को आप बदनाम कर रहे हो। हमारी कौम को बदनाम कर रहे हो आप इस मामले में कि कोई पाकिस्तान को पीटे और हम उसके जो है दूसरे तरीके से बात करने लगे। हम, अरे पाकिस्तान पिटता है, हमारे घर में घी के चिराग जलते हैं, हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं मौला इस जालिम को तबाह बर्बाद कर दे, ये आतंकी मुल्क है ये। लेकिन यही अंसार रजा साहब, तो दुआ करते हैं, एक और ये मौला, ये फिर एक इस्लामी कड़वी नहीं है। बात, माफी के साथ, आप उन लोगों में नहीं है, लेकिन इसी देश में हमने ये भी देखा है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान जीतता है, तो भारत में भी कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े जाते हैं। हो सकता है वो छोटा सा वोट बैंक कांग्रेस एड्रेस करना चाह रही हो सकता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी एक हार्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान की जीत पर भी पटाखे बजते हैं। लेकिन एक मिनट में डॉक्टर निकुल पटेल, जीडी बख्शी, एक मिनट मुझे अगर जनरल बख्शी आप एक मिनट दीजिए, मैं डॉक्टर निकुल पटेल से एक सवाल लेना चाह रहा हूं। डॉक्टर निकुल पटेल, मैं भी वही चीज कह रहा हूं, पाकिस्तान मतलब भारत की सेना पहले दिन हार गई, भारत की सेना की पिटाई हो गई बकौल राहुल गांधी। एक मूवी आई थी अभी धुरंधर, उसमें ल्यारी एक जगह का नाम था। अब किसी को ल्यारी से चुनाव लड़ना है ना तो वो इस तरह का बयान देगा, या उसको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है ना तो वो वहां पर वो इस तरह का बयान देगा। ल्यारी से तो चुनाव लड़ना नहीं, यहां पर किसी नेता को यहीं से चुनाव लड़ना है, और यहां तो एक फिर वोट चोरी, जमानत जब्त करने वाला बयान है डॉक्टर पटेल कि भारतीय सेना पहले दिन पराजित हो गई। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं डॉक्टर पटेल। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सभी बयान जो होते हैं वो चुनावी बयान नहीं होते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आप ये परसेप्शन बार बार बोल के बताना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती है या समुदाय को एड्रेस करते है, उसको मैं खारिज करता हूं। क्योंकि इस देश के अंदर जब कांग्रेस सत्ता में थी, पूरे देश के लोगों के लिए कांग्रेस ने काम किया है और आज भी कर रहा है, और जहां पे भी सरकार बनती है पूरे देश के वासियों के लिए पूरा कार्य होता है और दिल और शिद्दत से कार्य होता है। और जब भी हमने सेना का शौर्य देखा है, सेना का सम्मान किया है और सेना के साथ रहे हैं। क्या सेना तो पहले दिन पराजित हुई थी, हाँ या ना? ये जो आप गलत परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयत्न, क्या सेना पहले दिन पराजित हुई थी 7 मई को, हाँ या ना? मैं को गलत साबित कर दीजिए। पृथ्वीराज चौहान जी ने खुद बोला है कि वो आके अपना बयान देंगे, आप उनके बयान का वेट कीजिए। उनका एक काम करिए डॉक्टर पटेल, मुझे गलत साबित करिए, वो बयान दे चुके हैं, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, उन्होंने कहा वो अपने बयान पर कायम है। डॉक्टर निकुल पटेल, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मुझे गलत साबित करिए और कहिए नहीं अमन जी ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूं भारतीय सेना 7 मई को पराजित, पहले दिन ही पराजित नहीं हुई थी, यह गलत बयान है, मुझे गलत साबित करिए। बोलिए, क्या भारतीय सेना पहले दिन पराजित हो गई थी 7 मई को? बताइए हाँ या ना। नहीं, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने गलत बोला। क्या गलवान में भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई थी, हाँ या ना? वो मुझे आप अगर ऐसे 1 to 1 क्वेश्चन पूछेंगे तो उस गलवान में भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई थी, हाँ या ना? मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? नहीं पता है। गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया, और आपको कहने में हिचकिचाहट हो रही है। कर्नल संतोष बाबू की शहादत का मजाक उड़ाना है सर, फिर बुरा मत मानिए, फिर मैं तल्ख शब्द बोलूंगा आपके लिए। कर्नल संतोष, मुझे चीज पता नहीं है, मैं कैसे ऑनलाइन टीवी ठीक है, ठीक है रोहन गुप्ता, आपको नहीं पता गलवान में जबरदस्ती करवा रहे हैं क्या? नहीं जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती है वो खुलवाना है तो बोल दीजिए। हाँ नहीं, हाँ मैं बोलूंगा, हाँ मैं बोलूंगा, नहीं मैं बोलूंगा भारतीय सेना के लिए। रोहन गुप्ता, जनरल बख्शी आ रहा हूं, आपको यही समझाना है तो आप समझाइए ना लोगों को। देखिए आपने बहुत सही बात बोली, कोई भी आदमी, फिर जनरल बख्शी आ रहा हूं सर। हाँ प्लीज, बहुत सही सवाल पूछा कि ये स्टेटमेंट से कोई क्यों, ये फायदा क्या मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? फिर कहते हैं वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। जो नेता है उनको बिल्कुल, उनको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ तो चुनाव लड़के जीत नहीं सकते हैं, अब पाकिस्तान में ट्राई कर लो। एक ही कारण हो सकता है, बाकी कोई भी आदमी, अमन भाई, इतना बड़ा, ये कोई पृथ्वीराज चौहान कोई छोटा नाम नहीं कांग्रेस की राजनीति में, इतना बड़ा नेता जब ये स्टेटमेंट बोलता है तो उसको रिपरकेशन का मालूम नहीं होगा क्या? कि मैं बोल रहा हूं कि इंडिया की, भारत की सेना पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर में हार गई, क्या उनको मालूम नहीं होगा बोलने के टाइम पे? ये गलती नहीं हो सकती। कोई छोटा नेता हो तो मैं मान सकता हूं, मैं इसको बिल्कुल गलती नहीं मानूंगा।
अजय राय की बात हो, पृथ्वीराज चौहान की बात हो, राहुल गांधी की बात हो या कांग्रेस की किसी भी नेता की बात हो, अगर वो सेना पे सवाल उठाते हैं और उसका फायदा अगर हमारा दुश्मन देश लेता है तो मैं बिल्कुल इसको गद्दारी की श्रेणी में डालूंगा और देश के सामने आके इनको माफी मांगनी चाहिए कि हमारी ओछी राजनीति के लिए हम हमारी सेना को भी नहीं छोड़ते हैं और इसी के कारण उनको वोट चोरी लगती है। आप ऐसे मुद्दे पर देश की सेना का अपमान करके देश की जनता का वोट लेंगे आप? भाई अभिव्यक्ति है डॉक्टर पटेल, वो तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति है। रोहन गुप्ता, अभिव्यक्ति करिए आप, बस तो फिर वोट चोरी मत चिल्लाइए जब जनता वोट नहीं देगी। ये जनता की अभिव्यक्ति है। जब जब आप देश की सेना पे वार करोगे तब तक जनता मुंह तोड़ जवाब देगी आपको, और फिर वोट चोरी की बात मत करिए। आप बाहर निकलेंगे तब याद कीजिए कितने पाप आपने किए थे, देश की सेना के खिलाफ क्या बोला था आपने, ये सब भूल जाएंगे आप, फिर बोलेंगे वोट चोरी हो गई। लेकिन पाकिस्तान में तो बिहार प्यार का मिल रहा चुनाव है जहां पे राहुल गांधी ने कहा था कि सेना में 10% लोग कंट्रोल करते हैं। क्या वोट चोरी नहीं होगी? होगा तो क्यों जनता उनको वोट देगी? कांग्रेस क्या समझती है अमन भाई, उनका क्या विशेषाधिकार है कि वो कुछ भी बोलेंगे और जनता उसका रिएक्शन नहीं देगी? ये विशेषाधिकार खत्म हो गया, 60 साल की सत्ता खत्म हो गई। उनको जमीन पे आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि अगर जनता की भावनाओं को अपने इंपैक्ट किया तो जनता उनको वोट नहीं करेगी। जनरल बख्शी, ये गलतियां नहीं है, दीज आर नॉट मिस्टेक्स। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए ना भाई, वो तो कह रहे हैं छोड़ दीजिए ना, पाकिस्तान में तो प्यार मिल रहा है। हाफिज सईद भी तारीफ करता है, एक वीडियो भी आता है मेरे पास लगातार, हाफिज सईद भी कांग्रेस पार्टी की तारीफ करता है। तो तारीफ तो वहां, प्यार तो मिल रहा है, हेडलाइंस तो है, वहां तो मोहब्बत मिल रही है तो नहीं। अगर और वो उनको लगता है कि यहां एक कोई वोट बैंक है जो संभवतः उनको फायदा पहुंचा देगा। जनरल बख्शी प्लीज सर, जनरल बख्शी। अंसार आ रहा हूं, किशोर तिवारी आ रहा हूं। देखिए साहब, मैं समझता हूं कि एक परिपक्व प्रजातंत्र में ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है अपोज करना। यस, लेकिन किसी भी परिपक्व प्रजातंत्र में जब दो देश लड़ रहे होते हैं तो सब देश की पार्टियां अपने आपस के वैर वैमनस्य को भूलकर, अपने डिफरेंसेस भूलकर इकट्ठे होकर लड़ती हैं बाहर के दुश्मन से। ऐसे टाइम में ऐसा बयानात देना जिससे दुश्मन के नैरेटिव को फायदा हो, जिसमें दुश्मन का नैरेटिव हावी हो, हमारे जो सेना कह रही है वो गलत सिद्ध हो, ये बड़ा सोच समझ के इसमें कोई वक्तव्य देना चाहिए। फैक्ट्स हो तो बोलना चाहिए। बेवजह इस टाइप का इल्जाम लगाना कि आपकी सेना, वायुसेना पहले दिन पिट गई। मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहले दिन वायुसेना का टास्क क्या था? 9 टारगेट दी थी सरकार ने, उन्होंने 9 की 9 टारगेट रगड़ दी। रगड़ दी साहब, ठीक है। भावलपुर में, सियालकोट में, लाहौर में, पीओके में रगड़ दी। आप कह रहे हैं कि साहब आप पिट गए, किस बुनियाद पे? नंबर 1, अगर हम पहले दिन पिटे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कैसे जीते? चौथे दिन हमने दुश्मन के 12 एयर बेसिस में से 11 एयर बेसिस निस्तनाभूत कर दिए और हमारे डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, एयर ऑपरेशंस ने उनकी सैटेलाइट फोटो बिफोर आफ्टर सबूत के तौर पे दुनिया को पेश कर दी। पूरी दुनिया कन्विंस्ड है साहब, सिवाय चीन के, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि उनके जहाज ठोके। और कांग्रेस भी कन्विंस्ड नहीं है। पाकिस्तान के 19 जहाज गिरे हैं, 19 जहाज गिरे हैं साहब, ठीक है। आप रोना रो रहे हैं यहां पे कि वहां पे पहले दिन आपके सीडीएस चौहान ने कहा था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ था। फ्रैंकली हमारे 2 जहाज गए थे। क्यों गए थे? कि हमें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान ने को चीन ने PL-15E के बदले PL-15 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइल दे दिए। हमारे कुछ जहाज जरूरत से आगे चले गए और 2 जहाजों को नुकसान हुआ। सो ब्लडी व्हाट, 19 दुश्मन के जहाज गिरे। क्या आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि साहब भारत की सेना हार गई और पाकिस्तान जीत गया? नहीं, मैं जो टारगेट हमको दी गई थी रगड़ दिए। नूर खान का एयरबेस, कमांड एंड कंट्रोल एयरबेस 2 जहाज मिट्टी में मिला दिया। वहां तो 1.25 लाख, और फिर साहब हमको सुनना पड़ रहा है कि आप तो हार गए, आप पिट गए। वहां तो 80,000 वर्ग किलोमीटर और सारा मिला दिया जाए तो 1,00,000 1.25 किलोमीटर की जमीन चलेगी। अगर आप 1 मिनट इजाजत दें अमन, 1 मिनट इजाजत दें डॉक्टर पटेल, तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने एक और बहुत गंभीर मुद्दा छेड़ दिया। 10 से 12 लाख की सेना। वो कह रहे हैं कि हमारी सेना बहुत बड़ी है, फालतू बड़ी है, थूक लगा रही है सरकार को, पैसे खा रही है फालतू के, काट दो इनको। अरे साहब, सेना का साइज देखा जाता है, दुश्मन की
क्या थ्रेट है उसको देखकर। 13.5 लाख की चीन की सेना है, 6.5 लाख की पाकिस्तान की सेना है और कोई 1.5-2 लाख की बांग्लादेश की सेना है। ठीक है। ऊपर से खुदा ना खास्ता हमारे देश में टेररिस्ट है, इनसे भी डील करना है। आप कह रहे हैं कि साहब सेना को काट दो, किस बुनियाद पे? नहीं, ये मेरे ख्याल से घोषणा पत्र है। कल को हम आएंगे तो क्या होगा? ये घोषणा पत्र है। देखिए साहब, रशिया यूक्रेन वॉर में अगर एक लेसन आया है, नहीं एक मिनट, अगर रशिया यूक्रेन वॉर में एक लेसन आया है कि साहब सेना की बहुत जरूरत है, अंसार रजा, नंबर्स की जरूरत है, अगर आपने दुश्मन की जमीन पे कब्जा करना है। अंसार रजा, क्या ये बलूचिस्तान छीनना है, पीओके वापस लेना है, फौज चाहिए ना आना भी ये बताता है कि टॉप लीडरशिप की सहमति है इस बयान से? बिना राहुल गांधी की सहमति के इस तरह का बयान देना आपको लगता है संभव है? और अभी तक भर्त्सना नहीं की गई है इस बयान की। अंसार रजा, मुझे लगता है अमन जी कि कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है उसको समझना पड़ेगा कि मुल्क इस वक्त किस मूड में है। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। मैं कांग्रेस लीडरशिप को यह समझना पड़ेगा कि देश किस मूड में है। जब आप चुनाव लड़ें तो आप बेशक एक दूसरे के मुखालिफ हैं जी, लेकिन जब किसी दुश्मन से लड़ाई हो तो फिर पूरा घर एक होना चाहिए। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक बात मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं और पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, आपका चैनल बहुत देखा जाता है। मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि मुनीर हमारी भारत की सेना ने यह बता दिया है कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। चलिए, जब देश की बात आएगी तो सब एक साथ मिलकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे। लेकिन एसआईआर को लेकर कैसे विपक्ष को उसकी औकात दिखाई गृह मंत्री अमित शाह ने, अभी देखिए। बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। शीतकालीन सत्र में गरजे अमित शाह। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। शाह के आगे विपक्ष की बोलती बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू करते। वंदे मातरम से एसआईआर तक सदन में गूंजी अमित शाह की दहाड़। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। अमित शाह की ललकार के आगे विपक्ष हुआ ढेर। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। दूसरे प्रकार की वोट। इस बार के शीतकालीन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बोले विपक्ष की बोलती बंद हो गई। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, वंदे मातरम पर बोलना हो या चुनाव सुधार पर चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। आंकड़ों, सबूत और विपक्ष के एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार अमित शाह जब भी सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, उनके तेवरों से साफ हो गया कि विपक्ष की जुबान पर ताला लगने वाला है। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। उनको धैर्य रखना चाहिए। 10 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान यही हुआ। घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियां अमित शाह के आक्रामक तेवरों और तीखे सवालों के तीर झेल नहीं पाई और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। लोगों को ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर
डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। हिंदुस्तान के इतिहास में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान विपक्षी नेता बोले, जिनका जवाब देने अमित शाह खड़े हुए और इसके बाद उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष के पास आंख चुराने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। बीच में एक बार राहुल गांधी से उनकी बहस हुई तो उन्होंने राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय आपने बात की थी, डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के साथ बात की और विपक्ष को SIR की पूरी ABCD समझा दी। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण SIR की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की घुसपैठियों को पकड़ने वाली डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने वोट चोरी, घुसपैठ, EVM और SIR जैसे हर उस मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया जो पिछले कुछ महीने से विपक्ष का सरकार पर हमला करने का हथियार बने हुए हैं। अमित शाह ने उन हथियारों की काट निकाली और देश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने SIR पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस SIR पर, गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया।
सदन के अंदर अमित शाह ने बिहार जैसी सफलता बंगाल में भी दोहराने का दावा कर दिया और बांग्लादेश से बंगाल में होने वाली घुसपैठ और फिर घुसपैठियों के वोटर लिस्ट तक पहुंचने की पूरी चेन समझा दी। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही, आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता? मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस बार के शीतकालीन सत्र से पहले ही वंदे मातरम और एसआईआर पर सियासी पारा चढ़ा हुआ था। सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, जिनका जवाब अमित शाह ने सदन के अंदर अपने अंदाज में बेधड़क होकर दिया और कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों को ऐसा धराशायी किया कि उनकी जुबान ही बंद हो गई।